जय हिंद दोस्तों। सरकार के द्वारा अभी 5 दिन के लिए अलग से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की वजह से दो मुद्दे बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए। एक तो था तुम्हारा यूसीसी और एक है वन नेशन वन इलेक्शन। ये बोला जा रहा है कि जैसे यूसीसी है ये बिल इस 5 दिन का जो संसद का विशेष सत्र है इसमें पास हो जाएगा, ये भी बोला जा रहा। और बोला ये भी जा रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार लागू करने वाली, इस वजह से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। तो हम आज इस लेक्चर में ये जानेंगे कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये क्या है। क्या हमारे देश में पहले भी इस तरीके कुछ हो चुका है? जो अलग अलग कमेटी बनाई गई टाइम टू टाइम, उनके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सुझाव दिए गए, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले। तो बस तुम चैनल को टकटकी लगा कर देखते रहो और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है। अभी क्या है जो सरकार क्या चाह रही, वो ये चाह रही कि हमारे देश में जो इलेक्शन है केंद्र और राज्य के वो एक साथ हों। ऐसा ना हो कि अभी किसी राज्य में हुआ फिर किसी राज्य में और फिर कुछ दिनों बाद केंद्र के, ऐसा ना हो। सारे राज्यों के और जो केंद्र के इलेक्शन है वो सारे के सारे मिलकर एक साथ हों। इसे ही क्या बोला जा रहा, वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो तुम वन नेशन वन इलेक्शन गा रहे हो ये बताओ कि क्या ये पहले भी हमारे देश में हो चुका? तो जी हाँ, हो चुका। 1951-52 में इलेक्शन हुए थे ना पहले हमारे देश के। तब हमारे देश के सभी राज्य, जितने भी राज्य थे और जो केंद्र के इलेक्शन थे, केंद्र की सरकार के इलेक्शन थे, वो सारे के सारे साथ हुए थे। पार्लियामेंट के और असेंबली के इलेक्शन साथ हुए थे। उसके बाद फिर कब हुए? 1957 में इलेक्शन हुए, तब सभी राज्यों के और जो केंद्र की सरकार थे सब उसके इलेक्शन साथ हुए। फिर कब हुए? 1962 में हुए। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से 3 बार ऐसे इलेक्शन हो चुके। और ये क्रम था, ये कब जाकर टूटा? 1967 में जाके ये खत्म हो गया क्रम। 3 बार चला, फिर उसके बाद केरल राज्य की में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ, ये सारा का सारा क्रम टूट गया। और तब से लेकर आज तक ऐसा होता था, कहीं पे जैसा भी केंद्र के इलेक्शन होगा फिर कुछ दिनों में किसी और राज्य के हो रहा है, फिर अगले साल किसी और राज्य के। इस तरीके से हमारे यहाँ हर साल लगभग 2 या 3 राज्यों के इलेक्शन होते ही है। तो देखो, तो हम पहले तो इसे लागू कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी देखो जो 2019 के इलेक्शन हुए थे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसमें कुछ राज्यों के इलेक्शन और थे, उसके साथ ही केंद्र के इलेक्शन और राज्य के इलेक्शन साथ हुए थे। कुछ के, ये नहीं बोल रहे सबके, कुछ के। जैसे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश 2019 में जो केंद्र सरकार के इलेक्शन हुए थे, तो अरुणाचल प्रदेश के इलेक्शन भी हुए थे। अरुणाचल प्रदेश असेंबली के। और कहाँ हुए थे इलेक्शन? सिक्किम में हुए थे। दोनों इलेक्शन साथ थे, समझ रहे हो? पार्लियामेंट के लिए भी और असेंबली के लिए दोनों इलेक्शन साथ हुए थे। ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया। आंध्र प्रदेश ले लो तुम, आंध्र प्रदेश, और एक राज्य और था कौन? उड़ीसा। तो ये राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या हुआ, केंद्र के और राज्य के इलेक्शन एक साथ हुए थे। तो कब? 2019 में। तो ऐसा तो नहीं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना हमारे लिए कोई टेढ़ी खीर हो, है ना, या हमने कभी करा ही ना हो। हम पहले से इसे फॉलो करते आ रहा है, बीच में जाकर तो दिक्कत हो गई इसमें। तो अब देखते हैं, इसके लिए एक कमीशन ही बनाया गया 2018 में, लॉ कमीशन। उसके द्वारा ये बोला गया, अगर तुम प्रेजेंट माहौल में चाहते हो, अभी जो माहौल है उसके हिसाब से चाहते हो कि हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू हो, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ चेंज संविधान के अंदर करने पड़ेंगे। संविधान के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा? अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356, इनमें तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, इनमें तुम्हें बदलाव करना पड़ेगा। और जब तुम देख रहे हो संविधान के अंदर बदलाव की बात चल रही है, तो क्या होगा तुम्हें पता? विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसमें संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और ये मान के चलो लगभग आधे राज्य, लगभग मान के चलो 15 या 16 राज्यों का तुम्हें सपोर्ट होना चाहिए। मान लो अभी केंद्र की सरकार क्या चाह रही, तुम्हें पता है ना, अभी विशेष सत्र बुलाया, इसमें अगर वो इस तरीके की हरकत करती, संविधान के अंदर चेंज करती, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो संसद है वहां से विशेष बहुमत तो उसे चाहिए, लगभग 2/3, और उसके बाद 16 अलग अलग राज्यों से उसे पास कराना पड़ेगा। उनका सपोर्ट जरूरी है, तो तब जाकर हमारे यहाँ ये वाला फॉर्मूला लागू हो सकता। अभी से ही कुछ राज्य बोलने लगे कि हम इसके पक्ष में नहीं है, तो देखते हैं क्या होता आगे। देखो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 83, 85, ये तो है केंद्र से रिलेटेड। 172, 174 ये राज्य से, और आर्टिकल 356 ये क्या हो, ये राष्ट्रपति को पावर देता, वो किसी भी राज्य में क्या लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। और देखो ये तो चेंज करना ही पड़ेगा संविधान में। हमारे यहाँ एक अधिनियम है, एक कानून है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकते हैं। हालांकि ये जो लॉ कमीशन है, देखो इसके एक बार ही देख लो अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे BS चौहान।
बीएस चौहान, बीएससी का याद रख लो, पूछे जा सकते हैं। लॉ कमीशन 2018 के अध्यक्ष कौन थे? बीएस चौहान। इनके द्वारा ये बोला गया कि अगर तुम इस तरीके से नहीं कर पा रहे, विशेष मतलब ये अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें दिक्कत लग रही वन नेशन वन इलेक्शन वाले फॉर्मूले को लागू करते हुए, तो एक काम हो सकता, तुम अभी क्या करो, केंद्र के इलेक्शन करा लो 2024 में, और फिर क्या करो 2025 में सभी राज्यों के इलेक्शन करा लो, राज्य असेंबली के इलेक्शन करा लो एक साथ। मतलब समझ रहे हो, केंद्र के इलेक्शन एक साथ, केंद्र के इलेक्शन एक बार और सभी राज्यों के एक साथ। तो ये बोला जा रहा है एक बार और एक साथ। तो किसके द्वारा बोला गया है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 के द्वारा ही बोला गया था। तो मैं एक मोटा सा आइडिया दूंगा, 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, इसमें 60,000 करोड़ रुपए लगे थे। समझ रहे हो कितने ज्यादा ये पैसे। यूएस जो अमेरिका है, वहां भी इतने इलेक्शन में इतने पैसे नहीं लगते जितने हमारे यहाँ लगते। वैसे हम बोलते हैं गरीब देश है, और इलेक्शनों में हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जहां जरूरत भी नहीं है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो लॉ कमीशन है, इसकी रिपोर्ट तुम्हें समझ में आ गई। देखो पहले, अभी नहीं, ये बात अभी से नहीं चल रही, पहले भी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी बोलते हैं, 1966 में इसकी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि हमें फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। राजमन्नार कमीशन बनाया गया था तमिलनाडु के द्वारा 1969 में, इसके द्वारा भी ये बात बोली गई थी। तो पहले से ये चीजें चलती आ रही, अभी कोई नई बात नहीं है। अब अगर इसे लागू करते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन वाले फॉर्मूले को, तो अभी क्या प्रभाव पड़ सकता? जैसे 2024 में अब इलेक्शन होंगे केंद्र के, है ना, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? जैसे अभी मान लो अभी 2023 चल रहा है, 2023 जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए होंगे किसी ना किसी राज्य के। तो राज्य के अगर एक बार इलेक्शन हो जाते, कब तक काम करती है वो? 5 साल तक असेंबली काम करती, बीच में अगर भंग ना हो तो क्या होगा अगर 5 साल तक ये काम कर रही है ना। अभी क्या है, 2023 में इलेक्शन हुए, अब ये बोल रहे हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन वाले फॉर्मूले को लागू करेंगे। अगर ये लागू करते हैं तो अभी 2023 में इलेक्शन हुए, अभी ये इसकी यहाँ पे मतलब सरकार चुनी गई, उसके बाद फिर 2024 में 1 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे यहाँ पे। तो इससे दिक्कत हो सकती है राज्यों में। तो एक दिक्कत और है, देखो अभी हमें वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हुए क्या दिक्कत आ सकती है हमारे यहाँ ना। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो केंद्र की सरकार होती है वो ये चाहती कि जो सभी राज्य हैं उन राज्यों में भी मेरी ही सरकार हो। और इस वजह से जैसे अभी मान लो, मैं केवल एक पार्टी को नहीं कह रहा, सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। मान लो बीजेपी की, अभी बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी है केंद्र में, तो ये चाहती है कि जितने भी राज्य हैं सब में मेरी सरकार हो, मेरी पार्टी की सरकार हो। तो इससे दिक्कत क्या होती, जो अलग मान लो अभी जैसे वेस्ट बंगाल है ना, वहां पे तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी पार्टी रूलिंग में नहीं है वहां पे। तो वहां क्या चाहती है, बार बार वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करती, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करती। तो इस वजह से ये बोला जा रहा, मान लो तुमने वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू कर दिया, केंद्र की सरकार अपने पे आ जाए और वो क्या करे, उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, यानी कि उस राज्य की जो सरकार है उसे गिरा दे, है ना। तब क्या होगा, वहां इलेक्शन कराने पड़ेंगे फिर से, ये भी तो होगा ना, वहां फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और फिर से ये तो है नहीं कि अभी मान लो 1 साल ही हुआ, अभी 2024 में इलेक्शन हुए और 2025 में जाकर वहां पर राज्य के अंदर क्या हुआ कि केंद्र की सरकार, राज्य की जो सरकार है वो गिर गई, या मतलब इनके द्वारा उसे डिसमिस कर दिया गया राज्यपाल से कहकर। तो अब क्या होगा, वहां फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला तो काम करने का नहीं, क्योंकि इस राज्य में तो अभी थोड़ी कंडीशन मतलब खराब हुई और राज्य तो सही से काम कर रहे हैं। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि इसे लागू करने में ये भी दिक्कत आ सकती। लेकिन एक सुझाव दिया गया था लॉ कमीशन के द्वारा कि अगर ये कंडीशन बनती किसी राज्य में, जो मतलब राज्य में सरकार गिर जाती है, असेंबली भंग हो जाती, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए पहले से ही एक औपचारिक सरकार की घोषणा कर दी जाए। ये जैसे मान लो अभी क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, मान लो वहां पे क्या होता, असेंबली भंग हो जाती, सरकार गिर गई, तो वहां पे हमें इलेक्शन कराने की बजाय कोई किसी दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, वो वहां आकर रूल करे, है ना, वहां पे आकर शासन करे। तो ये बोला जा रहा है कि इस फॉर्मूले को अगर तुम अपनाओ तब तो तुम इसे लागू कर सकते हो, अन्यथा तुम ना कर पाओगे। तो देखो ये किसके द्वारा बोला गया, लॉ कमीशन के द्वारा। अब देखो एक कमेटी बनाई गई, कब, 1 सितंबर को, ये देखने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए जो हमारे देश में कंडीशन है वो नॉर्मल है या नहीं है, ये देखने के लिए कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी के जो अध्यक्ष है ना, सपोज करो कौन होंगे, बताओ, आ रहा दिमाग में, नहीं आ रहा मैं बताऊं। देखो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब इसके अध्यक्ष हैं, समझ रहे हो, पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे ये, वो इसके अध्यक्ष हैं। और ये देखेंगे वे कि हमारे देश में प्रेजेंट कंडीशन में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करा जा सकता है नहीं। देखो इसके जो और सदस्य हैं, अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद, संजय कोठारी, NK सिंह है,
वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं हरीश साल्वे। एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ जो एनके सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये बताना तुम्हें, है ना। तो ये तुम बताओगे कौन से फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे ये। हरीश साल्वे, सुभाष पी कश्यप इस कमेटी के सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सदस्य कौन थे। राजमन्नार कमीशन से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हुए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मैंने जैसा भी तुम्हें बताया, सबसे बड़ा तो ये है कि जब केंद्र में इलेक्शन होते तब पैसा लगता, राज्य में होते तब पैसा लगता। तो इससे क्या होगा, सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो हमारा जो बजट, हमारा जो पैसा, जो टैक्स पेयर की जो मनी है वो बचेगी। समझ रहे हो, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा जो इससे फायदा होने वाला वो ये है कि हमारे यहाँ देखो जैसे इलेक्शन होता, किसी राज्य में इलेक्शन है तो वहां पे जो पहले से नीति लागू मतलब चल रही है तो वहां दिक्कत होने लगती है, वे नीति लागू नहीं हो पाती फिर। तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि इससे ये फायदा भी होगा। दूसरा तीसरा फायदा क्या है, इससे बार बार लोगों को वोट डालना, है ना, वोट डालने के लिए जाना, फिर सैनिकों की वहां नियुक्ति करना, बार बार धारा 144 लागू रहना, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। एक बार इलेक्शन हो जाए काम नहीं मट जाएगा। तो ये बोला जा रहा है इसके फायदे में। नुकसान क्या है, इसके कॉन्स क्या है, तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देखो जब इलेक्शन होता है तो केंद्र में अलग मुद्दे होते हैं। जब केंद्र की सरकार लड़ती तो वो अलग मुद्दे लेकर लड़ती, और राज्य की सरकार जब इलेक्शन लड़ती तो वो अलग मुद्दों के साथ लड़ती। तो इससे दिक्कत क्या हो सकती, मान लो अगर ये हो गया वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो जो मुद्दे होंगे तो केंद्र सरकार के मुद्दे ज्यादा हावी हो जाएंगे, राज्य के मुद्दे कम थोड़े हावी रहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो केंद्र की, जिसे लोग केंद्र में वोट देंगे उसे ही राज्य में वोट देंगे। वो मुद्दों किसे देखें, केंद्र वाले मुद्दों को, राज्य में जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, वे केंद्र के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होकर रह जाएंगे और एक ही पार्टी का दबदबा बन जाएगा, एक ही पार्टी की सरकार बन जाएगी, केंद्र में भी राज्य में भी। तो ये इसमें बोला जा रहा। दूसरा इसमें नुकसान ये है, मान लो 2019 में इलेक्शन हुए थे और तुमने किसी दिया था, बीजेपी को वोट दिया था और तुम उससे खुश नहीं हो, तो तुम्हें अपना अगर उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना तो 2024 में करोगे। 2024 में इलेक्शन होंगे फिर, है ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू होता 2019 में होने के बाद सभी राज्यों में, केंद्र में 2024 में होते। लेकिन अगर तुम्हारे पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि केंद्र में अलग हुए, राज्य में अलग हुए, तो तुम उस पार्टी के विपक्ष में वोट देकर उस पार्टी को हराकर अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हो। तो जो मतलब वोटर है उनका अधिकारों का कभी कहीं ना कहीं कटौती हो जाती। तो ये सारी बात इसमें बोली जा रही। आई होप वन नेशन वन इलेक्शन तुम समझ गए होंगे। अगर इससे अब भी कोई तुम्हारे मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर लियो। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।